Hello everyone. Hope you are doing well. तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 11th और 12th को कैसे कंप्लीट करें। तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। अपन जैसे देखते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे एक एक वीडियो बनाते जाएंगे और होप एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है आपका 0 to 1 फिजिक्स सीरीज। मे बी संडे, अभी तो प्लान कर रहा हूँ संडे को, अगर टाइम मिलता है तो मैं उसको फर्दर बाकी डे में भी कोशिश करूँगा लाने का। तो आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक की क्लास 11th और 12th क्लास के फिजिक्स को कैसे कवर करें। तो इस बात को समझेंगे कि फिजिक्स में सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स का सिलेबस क्या है। किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने से पहले सिलेबस को डाउनलोड करो। सबसे पहला अप्रोच आपका होना चाहिए सिलेबस। मैं फर्स्ट बात करूँ तो सिलेबस यानी सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, जेई का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक लिखे हुए हैं। ये आपको एक एक टॉपिक को देखना है सबसे पहले। दूसरी बात, सिलेबस देखने के बाद आपका अप्रोच होगा कि अपन को बुक कौन सा फॉलो करना है। अगर मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ कि अगर बुक आपको चाहिए तो मार्केट में बहुत सारे बुक हैं। अब कौन सा खरीदे सर? कोई सा भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसका पर्पस फुलफ़िल होना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। मतलब जिस चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसका पर्पस फुलफ़िल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चलूँ आईआईटी जेई के लिए। आईआईटी जेई के लिए आप कौन कौन से बुक ले सकते हैं? तो मेरा ये एक पर्सनल व्यू है एज अ टीचर, फिजिक्स टीचर। तो मैं इस टॉपिक में बात कर सकता हूँ कि आप आईआईटी जेई के लिए एससी वर्मा ले सकते हैं। एससी भी तो लेना ही चाहिए आपको। दूसरी नंबर बात क्या है कि एससी वर्मा के साथ साथ आप रेसनिक हैलिडे लगा सकते हैं। और अगर बात करूँ तो अच्छे बुक में आप सिंगेज लगा सकते हैं। सिंगेज पब्लिकेशन की बुक आती है। एनसीईआरटी तो आपको लेना ही है, ये तो हर हालत में एनसीईआरटी अपने पास ही रखना है। एनसीईआरटी क्या इसमें से सारे बुक लगाए? नहीं, आप अपने हिसाब से कोई 2 बुक सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी अगर सेलेक्ट कर सकते हैं तो एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दीजिए। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी आपको करना चाहिए। मेरा पर्सनल एडवाइस है कि एनसीईआरटी एटलीस्ट आपको एक बार तो करना ही चाहिए। उसके बाद इन तीनों में से कोई एक सा बुक फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सीवी लगा लो, रेसनिक हैलिडे लगा दो, सिंगेज लगा लो, या कोचिंग का मटेरियल जो आपके पास मॉड्यूल मिलता है उस मॉड्यूल को ढंग से कर लो, प्रैक्टिस सेट कर लो, काफ़ी है। ये अप्रोच तो ये बुक की हो गई कि चलो आप बुक की बात, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात, जो इसके साथ आपको करना ही करना है आईआईटी का पीवाईक्यू। ये तो करके ही जाना है। ये बुक की हम बात कर रहे हैं। अगर इतना आपने कर लिया है तो सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए। अगर मैं नीट की बुक की बात करूँ, नीट वाले कौन कौन से बेहतर
बुक हो सकते हैं आपके लिए। अगर आप HCV रख सकते हैं तो HCV ले लीजिए। NCERT रखना चाहते हैं तो NCERT तो करना ही है, क्योंकि आपके सवाल कुछ मैच तो करते ही हैं इसमें से। उसके बाद आपको एक रेफरेंस बुक के तौर पर आप DC पांडे भी ले सकते हैं। DC पांडे भी ले सकते हैं। और भी बुक है मार्केट में, लेकिन मैं पर्सनली आपको बोलता हूँ कि ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागना है, कंसेप्ट के पीछे भागना है। आपको कंसेप्ट टीचर से सीखना है। अगर नहीं समझ पाए तो बुक को रेफ़र करना है एज ए रेफरेंस के तौर पर। जैसे आपको मान लो कि कोई रोटेशनल मैकेनिक्स का टॉपिक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आया या फिर आप उतने प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं सवाल का, या कंसेप्ट नहीं समझ पाए हैं, तो आपको बुक रेफ़र करना पड़ेगा। कोई सा भी बुक लो, उसमें आपको जिस भी बुक से समझ में आए, आसानी से समझ में, इंटरनेट पे सारे बुक का लगभग PDF मिल जाएंगे। आप चेक कर लेना कि कौन से बुक में आसानी से आप समझ पाते हैं, भाषा आपको कन्वीनियंट लग रहा है, समझ पा रहे हैं, जिससे लगता है कि हम समझ पाएंगे, ऐसे बुक को फॉलो करो। तो रोटेशनल मैकेनिक्स का मान लो कि एक टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आया, या तो इस टॉपिक के लिए आप वीडियो रेफरेंस करोगे, या कोई वीडियो रेफ़र करोगे, या फिर बुक को रेफ़र करोगे। मेरा मानना है कि वीडियो रेफ़र कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो बुक को पढ़िए। बुक से बेहतर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर करके नहीं दे सकता है कम टाइम में। मतलब आप एक बार वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी तो वो कभी निकलेगा नहीं बुक से। तो आपने अगर मान लो कि रोटेशनल मैकेनिक्स का कोई टॉपिक है, वो नहीं आया आपको समझ में, तो क्या करना है कि आप किसी एक बुक को उठाइए जिसमें आपको आसानी से समझ में आता है, उस टॉपिक को रीड कीजिए, नोट्स बनाइए खुद से, और उसमें देखिए कि क्या PYQ हम लगा सकते हैं उससे, या फिर एग्जाम्पलर क्वेश्चन लगा सकते हैं। एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो दिया रहता है या इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, वैसे सवाल को हम लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, आपके पास अगर टाइम है तो वो टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो मैं 2 बातें किया कि पहली बात तो आपको सिलेबस देखना है, दूसरी बात बुक कौन सा लेना है, और तीसरी बात करता हूँ कि थोड़ा सा और बात करता हूँ कि आपको रीडिंग कैसे डालना है। सबसे बड़ी रीडिंग क्या होता है कि यही अपन को नहीं पता होता है, जिसके कारण हम ये समझते हैं कि एक भीड़ में ना फंस के रह जाते हैं और सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमें ये समझना पड़ेगा कि अपन को रीडिंग कैसे करना है, मतलब पढ़ाई कैसे करनी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अपन को यही नहीं पता होता कि पढ़ाई करना कैसे है। नहीं तो जो टाइम वेस्ट होता है, साल बर्बाद होता है, हम दूसरे साल तीसरे साल एंट्री मार जाते हैं प्रिपरेशन में, तो वो चीज़ से हम बच सकते हैं। और इसका सीधा अप्रोच है कि हमको रीडिंग हैबिट को ठीक करना होगा। अब इस पे थोड़ा सा मैं एम्फेसाइज करता हूँ, इसको समझने का प्रयास करना, और इस टॉपिक को स्किप मत करना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर मान लो कि मैं एक टॉपिक बोलता हूँ, कोई सा रैंडम सा टॉपिक ले लो, मान लो कि मैं टॉपिक ले लेता हूँ 12th से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आप सबने क्लास 12th में पढ़ा होगा, या अभी नहीं पढ़े तो पढ़ने वाला। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। टीचर ने नोट्स कराए, टॉपिक समझाया, आपने पढ़ा, और ये टॉपिक मान लो कि आपको कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें समझ में नहीं आई। हो सकता है कि इसके अंदर जो टॉपिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालना, वो अलग अलग कंडीशन पे आपको 2-4 सवाल बने, उसके बाद आप अच्छे सवाल लगाने गए तो नहीं बना। तो आप क्या कर सकते हो इसमें? क्या करोगे कि आप वीडियो पे वीडियो देखते जाओगे। दूसरा है कि या तो तुम आप क्या करो कि रीडिंग हैबिट को ठीक कर लो। रीडिंग हैबिट कैसे ठीक करना है कि
अगर आपके पास टाइम बच रहा है, टाइम अगर मॉड्यूल लगा करके या फिर सवाल नहीं लग पा रहे हैं, तो आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो आप क्या करो कि बुक को रेफ़र करो। बुक कैसे पढ़ोगे? अगर मान लो कि कोई टॉपिक हम बुक को पढ़ने गए, तो उस टॉपिक में क्या करना है कि लाइन बाई लाइन आपको रीड करना है। उसके बाद उसको उसको कॉम्प्रिहेंड करना है, मतलब उसको समझना है। ये नहीं कि टॉपिक ऐसे रीडिंग की तरह पढ़ते गए और नहीं आया समझ में छोड़ दिया। अगर वो टॉपिक लिखा हुआ है कि सेंट्रल फोर्सेस, जैसे एक वर्ड मिला आपको कि इस टॉपिक में लिखा हुआ था सेंट्रल फोर्सेस, तो अब आपको ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल फोर्सेस। यानी कि ऐसे एक वर्ड मिल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। अब यहाँ पर आपके पास दो बातें हैं, या तो आपको सेंट्रल फोर्सेस का मतलब पता है तो आगे बढ़ जाओ, दूसरी कि आपको नहीं पता है सेंट्रल फोर्सेस फिर भी आप आगे बढ़ गए, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर गए आप। ये चीज़ें जो है ना वो ब्लंडर है आपके सिलेबस में। यानी कि ऐसे समझो कि आप जो मिस्टेक कर रहे हो, मिस्टेक नहीं वो ब्लंडर कर रहे हो। मतलब ये नहीं करना है जब तक आप ये ना समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, इस सेंट्रल का मतलब क्या है, तब तक आप अगले टॉपिक पर मूव नहीं करोगे या अगले लाइन को नहीं पढ़ोगे। सबसे पहले इस लाइन को समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल। अगर ऐसे जिस दिन करना स्टार्ट कर दिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपके नोट्स में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई है, मान लो कि आपने रीडिंग रीडिंग किया और आपको पता चला कि 5 बातें आपको एक्स्ट्रा पता चला जो आपके नोट्स में टीचर ने या फिर हाइलाइट्स करके नहीं बताया है, तो उस 5 पॉइंट्स को आप क्या करोगे कि नोट डाउन करोगे। बातें समझ में आ रही है? जनरली जितने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं जेई के लिए, आईआईटी जेई के लिए, वो सारे चाहते हैं कि आपके थ्योरी तो कम से कम कॉर्नर टू कॉर्नर करा ही दे। फिर भी मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई कोई आपने क्वेश्चन लगाया या फिर बुक पढ़े, रीडिंग दिया, तो उस रीडिंग से आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिला तो आपको अ, उसको नोट डाउन करना है अपने नोट में, शॉर्ट नोट में उसको ऐड कर देना है। क्लियर बात है? रीडिंग कैसे करनी है? ओके, तो मैं अब मूव करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे कि आपका क्या ध्यान होना चाहिए कि आप रीडिंग, ये तो समझ में आ गई कि रीडिंग कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कि आप नोट्स कैसे बनाओगे। और ये सबसे बड़ा, ये आपके लिए ऐसे समझो कि मेडिसिन का काम करता है। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं और आपको ढूंढना पड़ रहा है नोट्स बार बार, तो फिर आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। नहीं इसलिए हो पाएगा क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए नोट्स को, इस बात का ध्यान देना है कि अपन को नोट्स अपने वे में बनाना है। कैसे बनाना है वो समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने 20 लाइन किसी टॉपिक पे लिखा दिया और आपको समझ में आया कि वो 20 लाइन का मतलब मैं 10 लाइन में निकाल सकता हूँ या 5 लाइन में मैं उसका आंसर शॉर्ट नोट में बना के लिख सकता हूँ। तो ये बनाकर लिख लो, क्योंकि ये 20 लाइन कब भूल जाओगे पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। अगर तुम इस नोट्स को अपने भाषा में उतार लिए हो, 5 लाइन में बना लिए हो, शॉर्ट नोट बना लिए हो, ये तुम्हारे काम का है। ऐसे समझो कि मैंने अपनी भाषा में क्यों बोलता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि जब आप खुद के भाषा में लिखते हो ना तो वो लंबे समय तक रिटेन रहता है। तो इसलिए नोट्स अपना बनाइए, खुद का बनाइए, और हैंड रिटेन नोट्स में इस बात का ध्यान रखो कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा बातें लिखनी है। कम टाइम में, क्योंकि उसे रिवाइज भी करना है, याद भी रखना है, और अ, अगले टॉपिक पे आपको अगला क्वेश्चन, अगले टॉपिक पे अगला क्वेश्चन, और आगे वाले कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना है। तो नोट्स हैंड रिटन बनाइए, अपने अ, अपने तरीक़ा से बनाइए, आप जो भी भाषा समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। मैंने एक ऐसे समझो, कौन सा टॉपिक लूँ,
कोई सा भी रैंडम सा टॉपिक लो। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि मान लो कि चार्ज है, या फिर चार्ज ले लो, चलो चार्ज वाला ही कंसेप्ट लेता हूँ। मैंने ये बोला कि अगर मान लो कि ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर में चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, और मैंने अलग अलग चार्ज जैसे 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 5 कूलम चार्ज ऐसे एक सिस्टम बना के दे दिया। और मैं बोला कि ऐसा क्या करेंगे कि ये चार्जेस जो है ना वो फाइनली हमको 5 कूलम चार्जेस बन जाए। यानी कुछ इस सिस्टम को कुछ चेंज किया, और जिसके कारण मैंने बोला कि ये सिस्टम में जो चार्जेस है फाइनली मुझे 5 ही कूलम मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें से कुछ चार्जेस बाहर गई होंगी, इसका मतलब तो कितना चार्जेस बाहर गई होगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मान लो कि चार्ज पे डिपेंड करता है कि जो शुरुआत में चार्ज है वो लास्ट में चार्ज उतना ही होना चाहिए सिस्टम में, या तो सिस्टम से कुछ चार्जेस बाहर गई है। तो मैं अगर ऐसे करके समझाया और आपको कुछ लगा कि लिखना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में, तो वहाँ पर सेल्फ नोट बना के खुद से लिखो। या फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि एक ही लाइन में जब 2 वेक्टर हो तो दोनों को ऐड कर देना चाहिए। तो ये मान लो कि ऐसे मैंने क्वेश्चन को समझाते समय बता दिया कि ये अगर एक ही लाइन में 2 वेक्टर होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो दोनों वेक्टर को ऐड कर सकते हो। मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों वेक्टर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, उसमें वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात अगर मैंने मान लो कि बोल के छोड़ दिया और ये आपने नोट डाउन कर लिया, और आपको पता है कि आप बाद में भूल जाओगे ऐसे टॉपिक को, तो आप क्या करो कि सेल्फ नोट बना के साइड में ऐसे करके सेल्फ नोट लिखो कि एक ही डायरेक्शन में 2 वेक्टर हो तो दोनों का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऐड हो जाएंगे। तो आप अपनी भाषा में जो भी भाषा समझते हो उस भाषा में क्या करो कि अपनी भाषा में इसको बना के लिख लो साइड में। ये अ, ये ट्रिक है आपको ज़्यादा देर तक समझने के लिए, रिटेन करने के लिए। या फिर आप कोई क्वेश्चन लगाएं, कोई क्वेश्चन में सर ने कुछ बताया कि इसमें ये हिंट है, हिंट पॉइंट है, तो आप क्या करो कि वहाँ पे साइड में कुछ हिंदी आपको समझ में आता है या जो भी भाषा आपको समझ में आता है लिख सकते हो, तो वहाँ साइड में कुछ बना के लिख लो कि इसमें ये हिंट पॉइंट था इस क्वेश्चन को पकड़ने के लिए, कि क्या इसमें खास पॉइंट था इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करने के लिए, या क्या कंसेप्ट लगा है। तो ऐसे जब पॉइंट बना के लिखते हो ना तो वो लंबे समय तक रिटेन रहता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बात किया अभी तक नोट्स की। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। मैं बात करता हूँ रिवीजन की। देखो, सबसे बड़ी बात रिवीजन में क्या होती है कि अगर तुमने रिवीजन छोड़ा तो ये प्रिपरेशन का मतलब ही नहीं बनता, और ये एक बोरिंग काम है। नो डाउट आपको लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं, एक ही टॉपिक को डेली डेली पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन का सिंपल रूल है 80-20 रूल। आपको 80-20 रूल अप्लाई करना है। क्या मतलब हुआ 80-20 रूल का? मतलब 80-20 रूल का मतलब होता है कि आज अगर आपको मान लो कि 10 घंटे पढ़ाई करनी है, 10 आवर पढ़ाई करनी है, तो 10 आवर का 20% कितना होगा? अगर मैं 10 आवर का 20% निकालूँ तो ये निकल के आते हैं, ओके, 10 आवर ये निकल के आते हैं 2 आवर। यानी कि 10 आवर का 20% निकल के आता है 2 आवर। आपको 10 घंटा अगर आज पढ़ाई करनी है तो उसमें से आप 2 घंटा रिवीजन पे लगाओगे। यानी यही रूल बोलता है कि जितना देर आपको पढ़ना है उसका 20% टाइम आपका रिवीजन में जाना चाहिए। और ये एक रोज़ नहीं, हर रोज़ डालोगे रिवीजन। मतलब देना है। अगर मान लो कि मुझे 4 ही घंटा पढ़ना है तो मैं 4 घंटे का 20% निकालूंगा, और इस 20% को सबसे पहले मैं रिवीजन करूँगा। अगर मैं रिवीजन नहीं किया तो मैं अगले टॉपिक पढ़ने नहीं जाऊँगा। ऐसे समझो कि बिना रिवीजन का पढ़ाई आप नहीं कर सकते। अगर
करते हैं तो समझो कि वो पढ़ाई ही नहीं है, वो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि भूलोगे। तो इसीलिए आप जितना देर पढ़ना चाहते हो उसका 20% टाइम डेली रिवीजन पे निकालना है। रिवीजन पे एक और बात करेंगे अपन, रिवीजन, इफ़ेक्टिव रिवीजन कैसे करते हैं टाइम मिला तो। हालांकि मैं ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि तुम्हें स्ट्रेटजी वीडियो ही बनाता फिरूँ मैं और ये चीज़ें। उससे ज़्यादा मुझे पसंद है कि मैं एक टॉपिक पढ़ा दूँ तुम्हें और आगे बढ़ जाऊँ, मतलब कुछ अच्छा कर दूँ तो। लेकिन नहीं, अगर लगता है कि इस पर टाइम देना चाहिए तो अपन दे देंगे। नेक्स्ट जो बात है तो उसमें क्या करना है कि जैसे 20% आपको 20% रिवीजन पे टाइम दे दिए, तो 80% टाइम आपको न्यू टॉपिक और थ्योरी PYQ जो भी लगाना है क्वेश्चन पे, इस चीज़ों पे देना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। आपने नोट्स की बात कर लिया, आपने रिवीजन की बात कर लिया, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। देखो, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ IIT JEE की, नीट की, ओलंपियाड की, मैं, या फिर आप कुछ भी ले लो, CUET की, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो, इस सभी एग्ज़ाम का डिमांड अलग अलग है। डिमांड अलग अलग है, क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि जो IIT JEE के जो सवाल होते हैं उसका लेवल अलग है, नीट के जो सवाल है उसका लेवल अलग है, ओलंपियाड के जो सवाल है उसका लेवल अलग है, CUET का जो सवाल है उसका लेवल अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उस लेवल पे जाके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिस लेवल का मेरा एग्ज़ाम हो रहा है। और ये लेवल मुझे कौन बताएगा, तो मुझे बताएगा ये PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो नो डाउट आपको सिलेबस, PYQ, ये सभी चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। यानी कि PYQ को तो आपको करना ही है, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें PYQ तो कर ही के जाना है, इसको छोड़ नहीं सकते। PYQ अगर 2 बार लगा सकते हो तो 2 बार लगा लो, क्योंकि यही काम का चीज़ें हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम अपन को देना है। क्लियर है बात है। अगर मैं बात करता हूँ और दूसरी नंबर बात कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ही करोगे, क्यों? क्योंकि आप IIT का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये थ्योरी का एग्ज़ाम है ही नहीं। ये आपसे कभी थ्योरी पे सवाल पूछता ही नहीं है। ये आपसे क्या पूछेंगे हमेशा, क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स। आप खुद सोचो कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो न्यूमेरिकल्स का, और न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस ही नहीं है, तो उस एग्ज़ाम को कैसे निकालोगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि हमसे एग्ज़ामिनर क्या टेस्ट करना चाहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट करना चाहता है, थ्योरेटिकल एबिलिटी टेस्ट करना चाहता है, ये दोनों करना चाहता है। तो IIT जैसे एग्ज़ाम न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट करना चाहता है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी बनाने के लिए आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, और अच्छे खासे करने पड़ेंगे, अच्छे लेवल का सवाल करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आप जब IIT जैसे एग्ज़ाम को लिखने जा रहे हैं और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो समझो कि आप वो कंपटीशन में हो ही नहीं, कंपटीशन से बाहर हो गए आप। तो इसलिए टाइम रहते अगर ऐसी हैबिट बन जाए, हाँ शुरू में नहीं बनेगी आपसे सवाल, एक भी नहीं बनेगा, कोई डाउट, कोई बात नहीं है, नहीं बनेगा आपसे सवाल। आप क्या सोचते हो कि मैं बच्चे जब मुझे स्टार्टिंग में बात करते हैं कि सर मुझसे सवाल नहीं लग रहे, नहीं लगेंगे आपसे। आप क्यों नहीं लगेंगे, क्या रीज़न ये है कि आपने क्लास 10th में ना तो उस प्रकार का कोचिंग किया, ना ट्यूशन किए, ना उस प्रकार के सवाल लगाए हैं। 10वीं आपने थ्योरी थ्योरी पढ़ के आ गए हैं, और 11th में आके पहली बार आप नोट्स, मतलब टीचर का लेक्चर देख रहे हैं। उसके बाद आप कुछ भी आपका एफर्ट नहीं है, आप चाह रहे हैं कि अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाए, तो वो नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि आपका हैबिट ही नहीं है न्यूमेरिकल का। पहले आपको न्यूमेरिकल माइंडसेट बनाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल माइंडसेट बनेगा कैसे? सवाल करने से। आप इलस्ट्रेशन से सवाल करो, जो सर करा रहे हैं, जो सर ने कराए हैं सवाल क्लास में, उसको दोबारा से ट्राई करो,
उसमें क्या क्या चीज़ें लग रही है, क्या कैसे सर बोल रहे हैं। पहले तो थ्योरी जाके पढ़ो कि जब कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उसको फोकस होकर ध्यान से सुनना है, फिर उसको नोट डाउन करना है अपने भाषा में। फिर जो इलस्ट्रेशन करा रहा है उस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, क्योंकि जो भी लेक्चर में टीचर जो क्वेश्चन कराते हैं, इलस्ट्रेशन कराते हैं, तो उस इलस्ट्रेशन का मतलब होता है कि उस कंसेप्ट को क्लियर करके देना। तो वो इलस्ट्रेशन को सबसे पहले आपको करना है कि जो इलस्ट्रेशन को क्लास में सर ने कराया है तो उसको पहले करना है आपको, उसको दोबारा से करना है, सेल्फ सेल्फ खुद से ट्राई करना है। तो उसको जब ऐसे इफ़ोर्ट लगाओगे तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपसे सवाल नहीं बन रहे, मान लो कि सीट का भी सवाल नहीं बन रहा, 20-25 सवाल नहीं बन रहा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप कर जाओगे। बशर्ते इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी नहीं बन रहा, लेकिन हम जो सर करा रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं क्यों नहीं बन रहा उसको नोट डाउन कर रहे हैं, क्या गलती हो रहा है मेरे से उसको नोट डाउन कर रहे हैं, और हर बार अगले दिन हम क्या कर रहे हैं कि उस मिस्टेक को ओवरकम करते जा रहे हैं। जब ऐसे करोगे आप, नो डाउट आप आपका क्वेश्चन बनने लगेगा, आप खुद न्यूमेरिकल्स बनाने लगोगे। अगर मैं बात करूँ कि क्यों नहीं बनते हैं सवाल, तो नहीं बनेंगे। अब क्या सोचते हो कि जिस कंसेप्ट को बनाने में एक साइंटिस्ट को वर्षों लग गए, उसको कोई टीचर 40 मिनट 45 मिनट में उस लेक्चर को डिलीवर उतना ही कर सकता है जितना रिक्वायरमेंट है या फिर एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है। हम उस टॉपिक को डिटेल में जाकर एक एक चीज़ को नहीं करा सकते हैं। वो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा कि हम नोट्स कोई पॉइंट से अगर छूट रहा है तो उसको जनरली हम कैसे देखेंगे। जैसे सवाल में ही कोई नया वर्ड नज़र आया एक्सपेरिमेंट का या फिर किसी और चीज़ का, तो घबराना नहीं है, वो आम बात है। जैसे जैसे क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, वो धीरे धीरे खुद कंप्रीहेंड होने लगेगा कि ये चीज़ें आप कितना भी कर लो, ये चीज़ें नई वाली चीज़ें आएंगी जब सवाल का कोर कंसेप्ट समझोगे कि बोलना क्या चाह रहा है, इसमें क्या कंसेप्ट लगा हुआ है, तो आप खुद वो सवाल को करना स्टार्ट कर दोगे धीरे धीरे। लेकिन प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, डेली प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है नए तरीके से। ये नहीं कि सवाल नहीं लग रहे तो छोड़ देना है, ऐसा काम नहीं करना है। और धीरे धीरे ये हैबिट जनरेट मतलब हो जाती है, अगर आपने लगे हुए हैं लंबे समय तक तो हो जाएगी। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर एग्ज़ाम न्यूमेरिकल्स का हो रहा है तो न्यूमेरिकल्स लेवल, उस लेवल का न्यूमेरिकल करना पड़ेगा आपको। दूसरी नंबर बात क्या है कि अगर नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नीट में मैं देखता हूँ कि आपका बोलते हैं कि सर मेरा बायो सही है, केमिस्ट्री सही है, मेरा फिजिक्स सही नहीं है। तो रीज़न ये है कि फिजिक्स जो टेस्ट करना चाहता है वो आप शायद नहीं सीख पाए हैं अभी तक। और बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं, वो सबसे बड़ा बात है कि मैथ को इग्नोर करते हैं फिजिक्स को समझने के लिए। यानी कि आप इस बात को समझिए कि 11th-12th के जो फिजिक्स के या केमिस्ट्री बनाए गए हैं वो पूरी तरीके से मैथ पे डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? जहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा वो आपको आना चाहिए। लॉगरिथम का कंसेप्ट आ रहा है केमिस्ट्री में तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम बायो वाले हैं तो हम मैथ जाके क्यों पढ़ेंगे, अपन को मैथ से क्या लेना देना। 11th-12th के कंसेप्ट ही मैथ के बेसिस पे समझने के लिए बनाए गए हैं। 11th-12th के जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं वो सब लगभग चैप्टर्स 11th-12th में यूज हो जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और आजकल तो अच्छे सवाल भी आने लगे हैं मैथ से रिलेट करके। तो आपको मैथ का ठीक ठाक नॉलेज, फंक्शन का नॉलेज, डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए आपको। तो इन चीज़ों को, मैथ को इग्नोर मत कीजिए। मैथ जहाँ से भी मौका मिलता है थोड़ा सा बेसिक उसको ठीक करने का कोशिश करो कि कम से कम बेसिक ट्राइग्नोमेट्री आता है, इन्वर्स आईटीएफ आता है, इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है आपको। उसके बाद मैं बात करूँ डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आपको लिमिट का कंसेप्ट आना चाहिए। और मैं बात करूँ तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी और इंटीग्रेशन, ये सब कोर कंसेप्ट है। कैलकुलस तो आपको आना ही चाहिए। तो मैथ को इग्नोर नहीं कीजिए, मैथ को भी आधे घंटे 15 मिनट जितने टाइम मिलते हैं उतने निकालिए बायो वाले स्टूडेंट।
और थोड़ा मैथ मैथ को इग्नोर मत करो, मैथ को थोड़ा समझो और उन कंसेप्ट को जाके समझने का फिर से प्रयास करो जो जो टॉपिक वीक चल रहा है या नहीं बन पा रहा है आपसे, जिसमें चैप्टर समझ में नहीं आया, तो दोबारा उसको जाके फिर से दोबारा लेक्चर देखिए। लेकिन थोड़ा सा पहले नोट डाउन कीजिए कि मेरा टॉपिक क्यों वीक चल रहा है फिजिक्स में। क्या मेरा मैथ तो कमज़ोर नहीं है, मैं मैथ वाले टॉपिक को इग्नोर मार देती हूँ या देता हूँ। तो इन चीज़ों पर नोट डाउन कीजिए अपना, पहले सबसे पहले तो अपना गलती को पकड़िए कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, और उसको जाके जब तक आप नोट्स नहीं करेंगे, मतलब नोट डाउन नहीं करेंगे, खुद की गलती को पहचानेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाली है। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखिए और इसको ठीक कीजिए। अपनी सबसे पहले तो ये पकड़िए कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मेरा मैथ कमज़ोर है, क्या मैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर कोई और बातें हैं, क्या मैं उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाया। तो पहले तो उसको नोट डाउन कीजिए और उसको ओवरकम करने का प्रयास कीजिए, फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेस्ट का। नेक्स्ट जो बातें हैं वो हम बात करते हैं टेस्ट का। देखो, ये सारी प्रिपरेशन में आपने ऊपर के जितने सारे चीज़ हैं वो अच्छे से किए हैं। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया है तो समझो फिर से आप कंपटीशन से बाहर हो। मुझे जब मैसेज करते हैं कि सर मुझे टेस्ट देने का मन नहीं करता, टेस्ट से डर लगता है, देखो, टेस्ट से डर लग रहा है ये अच्छी बातें हैं, क्योंकि आपने तैयारी किया है तो डर डर लग रहा है तो अच्छी बातें हैं। अगर टेस्ट से डर नहीं लग रहा है तो दिक्कत है। अगर टेस्ट से डर लग रहा है इसका मतलब है कि आपने तैयारी थोड़ा किया है, इसलिए आपको टेस्ट से डर लग रहा है। अगर नहीं किया होता तो टेस्ट से डर लगता ही नहीं, क्योंकि आपने तैयारी ही नहीं किया। तो टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। टेस्ट हमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं ना उसको निकाल के देता है। वन ऑफ माय टीचर, जो जब मैं तैयारी करता था तो एक बात बोलते थे कि जो क्या जो टेस्ट होता है ना वो एक गर्लफ्रेंड की तरह होती है। तो हम लोग हंस देते थे कि क्या बोल रहे हो सर। लेकिन वो बातें जब प्रिपरेशन करोगे और समझ में आता है कि ये चीज़ें क्या हो रही है। जैसे आपको आपके बारे में, आप अगर लड़के हो तो आपको आपके बारे में आपकी गर्लफ्रेंड को सब पॉइंट पता होता है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सब पता होता है उसको। तो वही बात है कि ये टेस्ट जो है ना एक गर्लफ्रेंड की तरह होती है। मतलब आपका वीकनेस पता चलता है कि आपके पास क्या वीकनेस है, आप किस टॉपिक में लैग कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है, कैसे सोच पा रहे हो। तो टेस्ट देना है आपको, और उस टेस्ट को नोट, अगर मान लो कि आपने सवाल लगाए और 20 सवाल आए थे टेस्ट में, आपसे मान लो कि 15 सवाल बने, 5 सवाल नहीं बने, तो अब आपको क्या करना है कि उस 5 सवाल को, ये नहीं है कि अगले टेस्ट छोड़ देना है ऐसे नहीं बना हमसे, नहीं, इस 5 सवाल को आपको स्पेशल नोट डाउन करना है। नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर लो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम स्क्रीनशॉट वगैरह करके रख लो कि इस 5 सवाल में मैंने क्या मिस्टेक किया है। क्या ये 5 सवाल का मुझे कंसेप्ट नहीं पता था, क्या मुझे इस सवाल में मैंने कोई सिली मिस्टेक किया है, क्या इस सवाल को दोबारा से कर सकता हूँ। तो इसको ऐसे जब करोगे, उसको ऐसे गलतियों को ठीक करोगे, अगले टेस्ट में ठीक करोगे कोशिश करने का, तो अपने आप टेस्ट में नंबर ठीक ठाक आने लगेंगे और टेस्ट से डर भी नहीं लगेगा। फिर आगे चलते जैसे जैसे टेस्ट दोगे वैसे वैसे ये चीज़ें अमत होने लगेगी। और टेस्ट का मतलब तो नंबर लाना है ही नहीं। टेस्ट का जो लोग भी हैं टेस्ट दे रहे हैं, तो आप अगर टेस्ट का पर्पस आपका नंबर है तो फिर ये टेस्ट है ही नहीं, आपके लिए बना ही नहीं है टेस्ट। टेस्ट का कभी भी पर्पस नंबर होता ही नहीं है। और ये बात आज आप समझ लीजिए या फिर सिलेक्शन के बाद समझिएगा, मेरी बातें समझ में आ ही जाएगी आपको एक दिन, कि टेस्ट का मतलब नंबर है ही नहीं। अगर आपके टेस्ट में 0 नंबर आ रहे हैं ना, तभी मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं है। अब उस टेस्ट को एनालाइज करो कि मैंने कितने सिली मिस्टेक किए हैं। क्या मुझे कंसेप्ट नहीं पता था,
क्या मुझे फार्मूला नहीं याद थे, क्या क्या उसमें कुछ जैसे नॉट पूछ रहा था, क्या मैंने नॉट नहीं देखा, ऐसे सिली मिस्टेक किया है। तो वैसी चीज़ को नोट डाउन करोगे, अगले टेस्ट में जब उसको ठीक करोगे, ये धीरे धीरे खुद ब खुद चीज़ें सही होती चली जाएगी। और कभी भी टेस्ट का मतलब नंबर होता ही नहीं है। ये कभी भी टेस्ट में नंबर कम आए ज़्यादा आए तो ये मत समझ लेना कि मेरा तैयारी कमज़ोर है या फिर अच्छा है, ये है ही नहीं। अगर आपका मान लो किसी टेस्ट में 100 नंबर, 80 में से 100 नंबर आए हैं, सॉरी 100 में से 80 नंबर आए हैं, तो अ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है। या किसी इंसान का 100 में अ, मान लो कि 98 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान का सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी इंसान का 100 में 20 मार्क्स आया है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये कभी भी इसका मतलब है ही नहीं। बिल्कुल हो सकता है, ब कोई ज़रूरी नहीं है। बशर्ते ये है कि आपने उस 20 मार्क्स लाने के बाद अ, आपने उसको नोट डाउन किया, क्या मैंने मिस्टेक किया, क्या कैसे करना था उस सवाल को। तो जब इन चीज़ों पे काम करोगे ना, तो वो धीरे धीरे खुद ब खुद टेस्ट में भी नंबर बनने लगेंगे। और ऐसे ही जब 50-100 टेस्ट दोगे तो आदत बन जाएगी इन चीज़ों का। जब आप नोट डाउन करोगे कि हाँ, इन चीज़ों को ठीक करना है, तो खुद ब खुद कंसेप्ट समझ में आने लगता है कि ये कैसे काम कर रही है। टेस्ट से भागना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, स्ट्रेटजी बना करके वीकली टेस्ट दे सकते हो, वीकली दो, एक एक दिन बीच करके दे सकते हो, एक दिन बीच करके दो। अगर तुमको लगता है कि मैं 5-6 दिन के बाद दूंगा टेस्ट, तो वैसे दे लो। लेकिन टेस्ट से बिल्कुल नहीं भागना है। टेस्ट आपका वीकनेस को ठीक करने का काम है। और जब तक इसे ठीक नहीं करोगे, आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका लेवल है, या फिर जितने कंपटीशन हाई है, तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो फिर इन चीज़ों को ध्यान रखिए। आई थिंक मैंने लगभग जो भी पॉइंट था मैंने कवर कर लिया है। अगर कोई स्पेशल, अगर कोई डाउट है या फिर लगता है कि अपन इस पे बात कर सकते हैं, तो फिर मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको देखता हूँ। टाइम मिला तो उस पर वीडियो बना लेंगे, या फिर जैसा भी हो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टर से भी इंक्लूडेड है, तो ग्रुप में भी है, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। कहीं भी आप जहाँ से लगता है कि आपको डाउट क्लियर हो सकता है, तो वहाँ अपना मैसेज ड्रॉप डाउन कर दीजिए। मुझे टाइम मिला तो उसको अपन देख लेंगे। चलो, होप गुड फॉर ऑल।